माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने जो है मादा जनतंत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आपने कंप्लीट किया था और उसके साथ साथ हमने आपको लास्ट लेक्चर के माध्यम से जो है फिलहाल जो लास्ट लेक्चर गया है वो आपका था शुक्राणुजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा कि स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होता है, इन सारी बातों को आपने लास्ट लेक्चर के माध्यम से स्टडी किया था। आज का जो क्लास है वो आपका बेस्ड है नर जनतंत्र का हार्मोनल नियंत्रण, यानी कहने का मतलब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी टॉपिक को आज आपको जो है करना है। इस टॉपिक के माध्यम से आज हम जो है उन सारी बातों का अध्ययन करेंगे जिन सारी बातों का आप जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने अध्ययन किया था, लेकिन आपने वहां पर देखा था क्या कि जो नर जनतंत्र होता है उसका एक अपना एक फिजियोलॉजी होता है, अपना एक क्रियाविधि होता है ना। लेकिन वो जो फिजियोलॉजी होता है वो फिजियोलॉजी कैसे काम करता है, उसका जो कंट्रोल होता है वो किस हार्मोन के माध्यम से होता है, इन तमाम बातों के बारे में आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले सबसे पहले आपको जो है नर जनतंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जो महत्वपूर्ण भाग टेस्टिस होता है, वृषण, उसके बारे में आपको रिकॉल करना होगा। उसके बाद ही आप इसको समझ पाइएगा अच्छे तरीके से। वो प्रोसेस, वो जो फिजियोलॉजी है टेस्टिस का, वो आपको ध्यान रखना होगा। आइए हम सबसे पहले उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको रीडिंग लगा लें और फिर हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने आपको बताया था कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ा जो होता है टेस्टिस आता है, यानी कि एक जोड़ा वृषण आता है ना। और इसमें कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? तो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा था। और प्रत्येक कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला था? प्रत्येक कंपार्टमेंट्स को हमने बोला था वृषण पालिका। इसको हमने क्या बोला था? वृषण पालिका बोला था, है ना। इसी को हमने अंग्रेजी में क्या बोला था? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। क्या बोला था? टेस्टिक्युलर लोब्यूल बोला था। इस तरह से जो टोटल वृषण पालिका की संख्या हो जाती है वो भी कितनी हो जाती है? 250 हो जाती है। और आपने देखा था इस ढंग से हमने आपको वहां पर लोब्यूल्स बनाया था, इस ढंग से। और इस तरह से जो लोब्यूल्स की जो संख्या हुआ करती थी उसकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 250 हुआ करती थी। फिर हमने आपको क्या बताया था कि इसी लोब्यूल में जो होता है, इसी पालिका में क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, अति कुंडलित नलिकाएं होती हैं। और उन्हीं नलिका को हमने कहा था शुक्रजनक नलिका। क्या कहा था? शुक्रजनक नलिका। इसको हमने क्या बोला था? शुक्रजनक नलिका। और फिर हमने आपको बताया था इसी नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है, जन्म कोशिका और शटोली कोशिका। जन्म कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है और शटोली कोशिका विकासशील शुक्राणु को पोषण देती है। इन बातों के बारे में तो आप पिछले क्लास में पढ़े ही। लेकिन आइए जो मेन चीज आज यहाँ से जो हमको यूज में आएगा उस चीज को देखना है। हमने आपको क्या बताया था कि जो शुक्रजनक नलिका होता है उसका जो बाहरी क्षेत्र होता है, इस बाहरी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अंतराली अवकाश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसी अवकाश में जो पाई जाने वाली कोशिका होती है उस कोशिका को हमने क्या कहा था? अंतराली कोशिका। क्या कहा था? अंतराली कोशिका। या फिर इसी को आपने क्या बोला था? लिडिक कोशिका बोला था। क्या बोला था? लिडिक कोशिका बोला था। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल या फिर लिडिक सेल बोलेंगे, है ना। अब आइए ये बातें आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतराली कोशिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो शुक्रजनक नलिका होता है उसके ठीक बाहरी क्षेत्र में पाई जाती है ना। और इसी कोशिका से अभी कुछ हार्मोन स्रावित होने जा रहे हैं, जिस हार्मोन के माध्यम से आप शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का नियंत्रण कर पाते हैं, है। इन सभी संरचनाओं के बारे में आपने एक बार फिर से रिकॉल कर लिया। आइए हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका यूज देखते हैं कहाँ पर है। इसको मिटाते हैं, आप इसको हेडिंग लगा लीजिएगा। सबसे पहले
आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। और ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और एक ग्रंथि और होती है हमारे मस्तिष्क में, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक अग्र भाग होता है और एक पश्च भाग होता है। अग्र भाग को हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पश्च भाग को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। हालांकि अभी आपको उतना डिटेल नहीं जाना है, बस आप ध्यान रखिए। यहाँ से इसके दो भाग होते हैं, एक अग्र भाग होता है और एक क्या होता है? पश्च भाग होता है। आइए यहाँ से हम देखते हैं इसके बारे में। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है हमारे शरीर का मास्टर ग्रंथि होता है, जिसको लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों मास्टर ग्रंथि कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अन्य जितने सारे भी ग्रंथियां हैं, अन्य जितने सारे भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन सभी ग्रंथियों पर इसका किसी न किसी रूप से नियंत्रण होता है। किसी न किसी रूप से अन्य सभी ग्रंथियों को ये रेगुलेट करने का काम करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और हाँ, हमने आपको ये भी बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है ना। तो हमने आपको बताया भी था, यदि हम टीचर हैं तो हमारे भी कोई टीचर रहे होंगे, है ना। बस वही बात है यहाँ पर। ये यदि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि करते हैं, तो मास्टर का भी मास्टर कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टरों की भी मास्टर ग्रंथि होती है ना। अब आइए, आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के माध्यम से एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। और वो हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन है आपका GnRH। कौन सा हार्मोन है? GnRH हार्मोन है ना। GnRH हार्मोन का जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी हम क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, एक 2-4 हार्मोन का हम आपको सूची बता देते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे, है ना, ताकि आपको उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा साथ साथ। सबसे जो पहला हार्मोन है वो है GnRH। GnRH का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं GnRH बोलते हैं। GN का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन। अब इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो आप यहां से इस ढंग से लिख सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आइए, इसके बाद हमको जो अगला हार्मोन का जरूरत पड़ेगा वो है आपका LH। LH का ही एक दूसरा नाम है ICSH। LH का ही दूसरा नाम क्या है? ICSH है। हालांकि हम इसको क्या करते हैं, अल्टरनेट मैनर में देखते हैं। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम अभी जस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये हार्मोन कहां से स्रावित होता है और कहां काम करता है। ICSH का जो पूरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम है LH का ही। मेल के केस में, नर के केस में LH का एक दूसरा नाम दिया गया ICSH। क्यों नाम दिया गया, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ICSH का पूरा नाम होता है ICSH, यानी कि इंटरस्टिशियल
सेल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था अंतराली कोशिका, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में भी आप इसको इसी ढंग से याद रखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखिएगा इसको। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है FSH। FSH इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका पूरा नाम हुआ। हिंदी में भी आप यही लिखोगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH का पूरा नाम हो गया। आई थिंक ये सारे हार्मोन्स आपको याद रखने होंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इन तमाम बातों को आपको याद रखना होगा, जिसका भी इंटरेस्ट भी जो है यूज करने जा रहे हैं आने वाले इस टॉपिक में। एक बार फिर से हम इसको जो है एक बार पढ़ देते हैं, ताकि आपको जो है उच्चारण फिर करने में कोई दिक्कत ना हो। पहला जो हार्मोन है उसको हमने बोला है GnRH। GnRH का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है LH या ICSH। LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यदि हम बात कर लेते हैं इसके बाद ICSH का पूरा नाम, ICSH का जो पूरा नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि वह हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता हो, उद्दीपित करता हो, उसको हम लोग ICSH बोलते हैं। और फिर सबसे लास्ट हमने आपको बताया FSH। FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आइए हम इन सभी हार्मोन्स का यूज देखते हैं कहां पर है। अभी जस्ट हमने आपको जो है GnRH के बारे में बताया है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए हाइपोथैलेमस के माध्यम से कौन सा जनन हार्मोन स्रावित किया जाता है, वो जनन हार्मोन का नाम क्या है, वो जनन हार्मोन का नाम है GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। या फिर इसी क्वेश्चन को आपको जो है उल्टा करके भी पूछ सकता है कि बताइए कि GnRH हार्मोन जो है इसका स्रावन किस ग्रंथि से होता है। इसका जो स्रावन होता है वो कहां से होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। जब GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि के अगले भाग पर कार्य करता है, तब जाकर के पिट्यूटरी ग्रंथि दो हार्मोन को स्रावित करती है। और वो कौन कौन से हार्मोन हैं देखते हैं यहां से। एक हार्मोन है LH, इसके बारे में हमने आपको जस्ट अभी बताया था। LH या फिर इसी का दूसरा नाम है ICSH। इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, ICSH है ना। तो LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर ICSH इसको हम बोलते हैं। ICSH का मतलब हो गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए LH हार्मोन जो होता है वो कहां से स्रावित होता है, वो स्रावित होता है कहां से, पिट्यूटरी ग्रंथि के अगले भाग से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो है यदि ऑप्शन देता है तो दो ऑप्शन दे देगा आपको पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित, एक दे देगा आपको अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि और एक दे देगा आपको पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि। हो सकता है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर एक ही पार्ट के बारे में बताया है, अगले भाग के बारे में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो LH हार्मोन होता है इसका स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि के अगले भाग से यानी कि अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो LH हार्मोन या फिर ICSH हार्मोन। अभी जस्ट हमने ICSH का पूरा नाम पढ़ा था। ICSH का पूरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी आपने देखा था टेस्टिस के वृषण की संरचना में इंटरस्टिशियल सेल कहां पाया जाता है, वृषण में शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आइए, इसका मतलब है ये जो हार्मोन है ये कहां काम करेगा,
इंटरस्टिशियल सेल पर यानी कि अंतराली कोशिका पर काम करेगा। या फिर इसको याद रखने का अब एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल का मतलब होता है एलएच हार्मोन, एल से होता है एलएच हार्मोन और एल से ही होता है लीडिंग कोशिका। एल से ही क्या होता है, लीडिंग कोशिका होता है। आप इसको इस ढंग से भी याद रख सकते हैं। तो एलएच हार्मोन कहाँ काम करेगा, लीडिंग कोशिका पर, या फिर इसी का एक दूसरा नाम ने क्या बताया आपको, अंतराली कोशिका बताया, है ना। तो ध्यान रखनी है इन बातों को आपको। तो ये कहाँ काम करेगा, अंतराली कोशिका पर काम करेगा। या अंतराली कोशिका तो आपने देखा, याद रखना कितना आसान है। यहाँ पर एलएच हार्मोन कहां से स्रावित होगा, ये स्रावित होगा अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से, लेकिन कार्य कहां करेगा, कार्य करेगा लीडिंग कोशिका पर। इसको भूलना नहीं है, एल से एलएच भी होता है और एल से लीडिंग कोशिका भी होता है ना। आईसीएसएच यानी कि आईसी का मतलब इंटरस्टिशियल सेल, इसका मतलब होगा अंतराली कोशिका। ये कहां काम करेगा, एलएच हार्मोन काम करेगा अंतराली कोशिका पर। ये क्वेश्चन भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बनता है कि बताइए एलएच हार्मोन जो है किस कोशिका पर कार्य करती है। एलएच हार्मोन जो है लीडिंग कोशिका पर काम करती है या फिर अंतराली कोशिका पर कार्य करती है। ध्यान रखना इन बातों को। अब आइए, जब एलएच हार्मोन लीडिंग कोशिका पर कार्य करती है तब यहाँ से एक महत्वपूर्ण हार्मोन का स्रावन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। या इसी का जो मेन टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे बाबू, टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। ये यहां से स्रावित होता है। ध्यान रखना है इन बातों को आपको। बताइए जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है वो हार्मोन कहां से स्रावित होता है, वो हार्मोन स्रावित होता है लीडिंग कोशिका से। ये बात ध्यान रखना है आपको। और आपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन के बारे में पढ़ चुका है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जो होता है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है और इसके साथ साथ जो आपके नर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, नर में जो पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसको भी नियमित करने का काम, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। अब आइए, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये किस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, ये कहां किस प्रक्रिया को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करता है शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का। इसका कंट्रोल करता है शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को। क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखना है इन बातों को। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन है वो कौन से हार्मोन है, वो कौन से हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ध्यान रखना है इन बातों को। अब आइए हम इधर के बीज को लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम आपको भी देते हैं शॉर्ट में नियंत्रण। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, ये हार्मोन जो है किस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अब आइए, अब पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से ही एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसको लोग बोलते हैं एफएसएच। क्या बोलते हैं, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, एफएसएच बोलते हैं। एफएसएच हम आपको इसका नाम पूरा नाम बता चुके हैं पहले ही। एफएसएच जो होता है ये कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है, ये कार्य करता है एक कोशिका पर जिस कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। क्या नाम है, सर्टोली कोशिका नाम है। ध्यान रखिएगा इसको। और आप जानते हैं कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका पाई जाती है शुक्रजनक नलिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका में पाई जाती है। तो आपने पढ़ा था कि शुक्रजनक नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका को हमने बोला था जन्म कोशिका और एक को बोला था सर्टोली कोशिका। जन्म कोशिका से शुक्राणु बनता है, जबकि सर्टोली कोशिका उसको क्या करता है, शुक्राणु को पोषण देता है। तो सर्टोली कोशिका पर जब तक एफएसएच हार्मोन कार्य नहीं करेगा तब तक शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में ये अपना पोषण प्रदान नहीं करेगा, है ना। ये क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है या फिर ये क्या करता है, सहायक होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, सहायक प्रवृत्ति का होता है। ये भी क्या करता है, शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में अपना रोल प्ले करता है। इन बातों को इस पूरे आलेख को आपको ध्यान रखना है। अब आइए कुछ और भी बातें हैं, इस चीज को हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक जनन हार्मोन यानी कि GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है। और जब ये हार्मोन
अब पिट्यूटरी ग्रंथि पर काम करता है तब जाकर के दो हार्मोन ये स्रावित करता है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि पहला है एलएच और दूसरा है एफएसएच। एलएच कहाँ काम करता है? एलएच काम करता है लिम्बिक कोशिका पर, जबकि एफएसएच काम करता है सर्टोलिक कोशिका पर। एलएच जब काम करता है लिम्बिक कोशिका पर तो लिम्बिक कोशिका एक हार्मोन को स्रावित करती है जिस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बीच में आप लिख दीजिएगा स्रावित। क्या लिख दीजिएगा? ये एरो के पास आप स्रावित लिख दीजिएगा। ये जब ये एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करती है तब जाकर के यही एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है ये कंट्रोल करता है किस प्रोसेस को? शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का ये नियंत्रण करता है, जिसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। इधर का भी इसमें आता है। अब आइए इधर की बात कर लेते हैं। एफएसएच हार्मोन जो होता है ये सर्टोलिक कोशिका पर कार्य करता है। ये कहाँ कार्य करता है? सर्टोलिक कोशिका पर कार्य करता है और तब जाकर के सर्टोलिक कोशिका क्या करता है? पोषण प्रदान करता है शुक्राणुओं को, या फिर कुछ जो है ऐसे सहायक ऐसे फैक्टर का निर्माण करती है जो कि शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में हेल्पफुल होता है, यानी कि सहायक होता है। अब आइए इसका एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है। ये सब अभी हमने जितने भी कार्य को पढ़ा है ये सब पॉजिटिव फीडबैक मिला। जब हार्मोन स्रावित होता था तो वो फंक्शन क्या होता था? स्टिमुलेट होता था, संचालित होता था। लेकिन अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब क्या होगा जब मान लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन अत्यधिक होने लगेगा, या फिर सर्टोलिक कोशिका के माध्यम से एक हार्मोन और स्रावित होता है। हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन। अब ये इनहिबिन जो होता है शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में तो सहायक होता ही है, लेकिन ये जो इनहिबिन हार्मोन होता है इसका एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है। ये क्या होता है? आइए हम थोड़ा सा देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, जब एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन अत्यधिक हो जाता है, क्या होता है? अत्यधिक हो जाता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं अत्यधिक स्रावन। हम यहाँ पर शॉर्ट लिख रहे हैं। जब ज्यादा स्रावित होने लगेगा, ये ऊपर एरो कर दिए हैं मतलब शॉर्ट में लिखे, आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर अत्यधिक स्रावन। जब ये अत्यधिक हार्मोन को स्रावित करने लगता है तब जाकर के क्या होता है? इसका नेगेटिव फीडबैक होता है। इसका नेगेटिव फीडबैक कहाँ होता है बाबू? इसका नेगेटिव फीडबैक दो जगह होता है। इसका नेगेटिव फीडबैक दो जगह होता है। एक होता है अपर पिट्यूटरी ग्रंथि पर और एक होता है हाइपोथैलेमस पर। ये यहाँ पर नेगेटिव रूप से काम करता है। ये इसका नेगेटिव फीडबैक हो जाता है और ये भी यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक प्रदान करता है। इससे क्या होता है? जब अत्यधिक जो है मात्रा स्रावित होने लगेगा टेस्टोस्टेरोन का तो उस समय में क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा। लेकिन इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? यहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो नेगेटिव फीडबैक डालता है। कहाँ? एक डालता है अपर पिट्यूटरी ग्रंथि पर, एक डालता है हाइपोथैलेमस पर। इससे क्या होता है? एलएच हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है ये डाउन हो जाता है, और जो भी एलएच हार्मोन का सेक्रेशन कम होगा स्वतः लिम्बिक कोशिका में भी जो है एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन क्या कर देगा? कम कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसकी जो नेगेटिव फीडबैक से इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन अत्यधिक मात्रा में होने लगे तो फिर इसका नेगेटिव फीडबैक दो ग्रंथियों पर होता है, एक अपर पिट्यूटरी ग्रंथि पर और एक हाइपोथैलेमस पर। जब ये यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक डालता है तब क्या करता है? ये ग्रंथियां एलएच हार्मोन का स्रावन कम कर देती है। इसके साथ साथ एलएच हार्मोन का स्रावन जो ही कम होगा तो ही लिम्बिक कोशिका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की जल्दी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ध्यान रखना है। अब आइए इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन का जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो कहाँ होता है? इसका भी जो नेगेटिव फीडबैक होता है ये भी होता है। इसका भी जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो होता है अपर पिट्यूटरी ग्रंथि पर। कहाँ होता है? अपर पिट्यूटरी ग्रंथि पर होता है। जब ये अत्यधिक मात्रा में ये हार्मोन स्रावित होने लगते हैं तो फिर ये क्या होता है? अपना नेगेटिव फीडबैक डालता है। कहाँ डालता है? ये डालता है अपना अपर पिट्यूटरी ग्रंथि पर अपना नेगेटिव फीडबैक डालता है, और इसके साथ साथ ये हाइपोथैलेमस पर भी अपना नेगेटिव फीडबैक डालता है। इससे क्या होता है? एफएसएच हार्मोन का जो स्रावन का जो दर है, जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जो ही एफएसएच का अमाउंट जो है घटेगा इससे संबंधित क्रियाएं भी क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी, है ना। तो इसमें आपको विशेष ध्यान में रखना है, जहां पर हमने आपको नेगेटिव चीजें नेगेटिव लिखा है, माइनस का सिंबल दिया है, आप समझ जाइए उस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक लगाया जाता है। इससे क्या होता है? हार्मोन का स्रावन का रेट जो दर होता है वो घट जाता है।
है ना। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है और ये एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन स्रावित होता है तो जाकर के ये अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि पर काम करता है और दो हार्मोन को स्रावित करता है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन जो होता है ये काम करता है लैंगिक कोशिका पर, तब जाकर के लैंगिक कोशिका जो होती है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है और ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हमने क्या बताया, FSH जब ये कार्य करेगा सेंट्रोली कोशिका पर तो सेंट्रोली कोशिका क्या करेगा, इनिबिन नामक यहाँ से हार्मोन स्रावित करेगा और शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में क्या करेगा, सहायक होगा, पोषण प्रदान करेगा इसको। अब आइए यहाँ पर हम आपको नेगेटिव फीडबैक के बारे में बताए थे। जब इसका स्रावन अधिक मात्रा में होने लगेगा इसका नेगेटिव फीडबैक अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस पर पड़ता है, जिससे हार्मोन का सेक्रेशन घट जाता है और प्रक्रियाएं स्वतः क्या होती है, नियंत्रित हो जाती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है FSH हार्मोन। जब ये इनिबिन हार्मोन जो है अधिक मात्रा में स्रावित होने लगेगा इसका नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पर होगा, इससे स्वतः ही FSH हार्मोन का स्रावन क्या हो जाएगा, घट जाएगा और प्रक्रियाएं क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, है ना। इन तमाम बातों को आपने समझ चुका है। अब आइए यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा कि बताइए LH हार्मोन जो है वो किस कोशिका पर कार्य करेगा। LH हार्मोन काम करेगा लैंगिक कोशिका पर, या यदि आपको ऑप्शन में हो अंतराली कोशिका तो अंतराली कोशिका आप सर्च करके डालिएगा। अरे आपसे पूछेगा कि बताइए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है विल्सन से स्रावित होता है, लेकिन विल्सन की किस कोशिका से, तो ध्यान रखिएगा कहां से स्रावित होगा, अंतराली कोशिका से। अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है, विल्सन से, लेकिन विल्सन की किस कोशिका से, तो विल्सन के जो है अंतराली कोशिका या फिर लैंगिक कोशिका से। तो बताइए कि आपको पूछेगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो कार्य है वो क्या कार्य है, शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। इसके साथ साथ जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं। पूछेगा बताइए वैसे कौन से अग्र पिट्यूटरी हार्मोन है या फिर पिट्यूटरी हार्मोन है जो सेंट्रली कोशिका पर कार्य करेगा। सेंट्रली कोशिका पर कौन सा हार्मोन कार्य करता है, वो FSH कार्य करता है। इन तमाम बातों को ध्यान रखना है। पूछेगा बताइए इनिबिन नामक जो है हार्मोन वो कहां से स्रावित होता है, वो सेंट्रली कोशिका से स्रावित होता है। इन तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। पूछेगा बताइए GnRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के किस भाग पर कार्य करता है, तो कहां कार्य करता है, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए हम इसका थोड़ा सा नोट्स के रूप में देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं, आप इसको यहाँ से इसी ढंग से जस्ट जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसे आपको ही ड्रॉ करना है। इसको मिटाते हैं यहाँ से। देखिए जो पीछे का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है वो टॉपिक आपको जो है कवर में रहना चाहिए, आपको जो है मेमोरी में बना रहना चाहिए, तो ही आप आगे का टॉपिक समझ पाइएगा। यदि आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा तो कितना भी आप पढ़ लीजिए उसका फिर फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। अभी आप कितने अच्छे तरीके से आप आसानी से इस चीज को समझ चुके हो, लेकिन इसी चीज को फिर यदि आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर इस कंडीशन फिर आप भूल जाइएगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है यहाँ पर। आइए देखते हैं मैंने आपको क्या बताया था, इन तमाम बातों को हम देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन GnRH हार्मोन स्रावित करता है, जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है, जिससे क्या ऐसे लिखिए, परिणाम स्वरूप अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि
अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि, परिणाम स्वरूप अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि दो हार्मोन LH एवं FSH का स्रावन करती है, FSH का स्रावन करती है, जिसमें से LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लिडिक कोशिका या अंतराली कोशिका पर कार्य करती है। LH हार्मोन लिडिक कोशिका पर कार्य करती है, जिससे लिडिक कोशिका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अदर विंग्स है हम उसको देख लेते हैं। इसको अपने से हम मिटा देते हैं, इसको हम यहां से। आइए हम इसके बाद का पॉइंट्स देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं यहाँ से। आइए, आपने क्या देखा था अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि में जो दूसरा हार्मोन स्रावित होता था वहां से अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से, वो था FSH, है ना। हम लिखते हैं FSH हार्मोन शर्तोली कोशिका पर कार्य करती है, परिणाम स्वरूप शर्तोली कोशिका इन्हिबिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। इतनी बातें यहां से लिख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। कैसे? तो पोषण प्रदान करके
आप इसके बारे में पहले ही लिख चुके हैं, पहले ही जानते हैं, पहले से ही, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। कहीं से कोई दिक्कत, यदि आपको कहीं से भी कोई डाउट लग रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर हम उसको जो है रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे अगले क्लास के माध्यम से। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी क्लास के साथ। थैंक यू।